हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो टारगेट सीरीज में आपका स्वागत है। राइट, तो चलिए आज जो बच्चों हम करने वाले हैं टारगेट सीरीज जो है 90 प्लस लाने के लिए मैंने ये जो क्वेश्चंस है ना, ये क्वेश्चंस हमने आपके लिए लाए हैं। राइट, तो आज है बच्चों फिजिक्स के जितने भी एमसीक्यूज जो रिपीटेड है ना बच्चों, उन सभी क्वेश्चन को आज हम कवर करने वाले हैं एमसीक्यूज को। राइट, चलिए तो ये जो है बच्चों एमसीक्यूज के आज का जो सेशन होने वाले हैं वो एमसीक्यूज के होने वाले हैं और वो फिजिक्स के क्वेश्चंस है। केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का भी बहुत जल्दी मैं लेकर के आऊंगा आपके साथ। ओके, तो चलिए आज हम कवर कर लेते हैं फिजिक्स के एमसीक्यूज। राइट, ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट में हमें जो कवर करना है, ये आपने देखा होगा वो जो सीबीएसई का जो सैंपल पेपर रिलीज हुआ है ना, ये तो आपने सॉल्व भी किया होगा। अगर नहीं किया है तो चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के चेकआउट कीजिए, सैंपल पेपर का सॉल्यूशन मिल जाएगा। राइट, चलिए मैं कुछ पॉइंट्स आपको समझाना चाहता हूं जिसके थ्रू आपको ये जो टारगेट सीरीज है इसमें हम आपको कंप्लीट करवाएंगे। सो देखो, आपको ये तो सबसे पहले पता ही होगा बच्चों, आपका है ना, ये क्या है, अगर मैं बात करूं, ये जो है सैंपल पेपर्स 2023 और 24 का जो है क्लास 10th के लिए साइंस का जो सब्जेक्ट कोड है ये आपको याद होना चाहिए। 086 है आपका सब्जेक्ट कोड। ठीक है, अच्छा, पेपर जो होगा बच्चों आपके 80 मार्क्स के पेपर होंगे, 20 मार्क्स के आपको पता है। प्रैक्टिकल, इंटरनल, वाइवा जो भी है उसके अंडर आ जाएगा 20 मार्क्स, है ना। जो जनरल इंस्ट्रक्शंस है वो आपको ध्यान रखनी है ना। पहले देखो क्या है, दिस क्वेश्चंस पेपर कंसिस्ट ऑफ 39 क्वेश्चंस इन 5 सेक्शन। यानी ये जो आपके साइंस के क्वेश्चन पेपर्स होंगे जिनमें 80 मार्क्स के पेपर होंगे, उसमें आपको 39 क्वेश्चंस होंगे और 5 सेक्शंस होंगे। ओके, सो ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, हाउएवर एन इंटरनल चॉइस प्रोवाइडेड इन सम क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चन का इंटरनल चॉइस भी दिया रहेगा। अगर मान लो आपको इंटरनल चॉइस दिया रहता है तो आपको ये नहीं कि दोनों क्वेश्चन कर देना, कोई एक क्वेश्चन करना है जो आपको अच्छे से आता है। या मान लो दोनों क्वेश्चन का आंसर जानते हो तो उसमें से भी आप कंपेयर करना, जिसका सबसे अच्छा दे पाओ आंसर ना, वो क्वेश्चन आप करना, है ना। क्योंकि दोनों क्वेश्चंस के अगर कर दोगे तो आपको मार्क्स तो एक ही क्वेश्चन का मिलना है, तो आप इन चीज को ध्यान रखना। क्लियर, अच्छा, नेक्स्ट देखो बच्चों कह रहा है सेक्शन ए कंसिस्ट 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कैरिंग 1 मार्क्स। और सेक्शन ए में जो है ना 20 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे जो 1 मार्क्स आपको मिलेगा। तो आज हम यही टारगेट सीरीज में इसी सेक्शन को कवर करने वाले हैं, फिजिक्स के क्वेश्चन का। फिर मैं केमिस्ट्री का लेकर के आऊंगा, फिर बायोलॉजी का भी लेकर के आऊंगा, है ना। तो चलिए आज हम इस सेक्शन के क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। सो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है आपके सामने, ये रहा बच्चों। अ स्टूडेंट वांट्स टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज of an object using concave mirror of length 10 centimeters focal length. What will the distance of the object from the mirror? अच्छा, आप समझिए थोड़ा सा, कह रहा है कि कॉन्केव मिरर में ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा जाए जिसका इमेज इरेक्ट बनेगा। क्या बनेगा? इरेक्ट इमेज बनेगा। और जब इरेक्ट इमेज होता है बच्चों तो वर्चुअल होता है, ये आपको पता है। ठीक है, तो चलिए हम आपको कंडीशन दिखाते हैं। ये देखो बच्चों, हमने आपको बताया था ये हमारा है कॉन्केव मिरर। ठीक है, ये क्या ले लिया हमने, कॉन्केव मिरर, और ये हमारा हो गया बच्चों प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, तो आपको याद होगा जो कॉन्केव मिरर होता है ना, कॉन्केव मिरर, देखो कॉन्केव मिरर जो होता है बच्चों, इसमें आपको पता है कि 6 पोजीशन होता है। ऑब्जेक्ट को हम 6 जगह पे रखते हैं। एक बार ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या रखते हैं बच्चों, सी और एफ के इंफिनिटी के बीच में रखते हैं, फिर सी में रखते हैं, और जब सी और एफ के बीच में रखते हैं, और जब एफ और पी के बीच में रखते हैं ना, ध्यान रखना, जब ये हमारा क्या हो गया, एफ हो गया बच्चों, और ये हो गया सी हो गया ना, ये एफ हो गया और ये सी हो गया, जब और ये पी हो गया, तो ऑब्जेक्ट को इसके बीच में अगर हम रखते हैं ना, मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं, आप समझ पाएंगे। ठीक है, अब देखो पी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, पोल, है ना। और आपको पता ही फोकस, जब पी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं ना, तो इसका जो इमेज होता है ना बच्चों, इसका जो इमेज होता है, एक मिनट, इसका जो बच्चों इमेज होता है, कलर जो है ये चल नहीं रहा, एक मिनट, इसका जो इमेज होगा ना बच्चों, ये मान के चलो, ठीक है, ये हो गया
तो इसका ये रिटर्न आ जाता है एफ के साथ और ये इधर चला जाता है, इस तरीके से जाता है, और एक सी से चला जाता है ना, कुछ इस तरीके से जाता है। आप डायग्राम अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ये थोड़ा सा लग जा रहा है बच्चों। ये देखो ये पीछे जाकर के बनेगा, यानी यहाँ इमेजेस बनेगा। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट ओ ए ले लो, है ना, और यहाँ पे ओ डैश और ए ले लो, तो ये हमारा इमेज बन जाएगा। यहाँ पे क्या बनेगा, इमेज बनेगा, IMAGE इमेज। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये इमेज क्या बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है ना जी। इमेज क्या बन रहा है, इरेक्ट बनेगा, ERECT इरेक्ट बनेगा और वर्चुअल बनेगा, है ना। ये क्या होगा बच्चों, जब भी इरेक्ट होता है ना तो वर्चुअल भी होता है, ये आपको ध्यान रखना। और कनकेव मिरर का यही एक पोजीशन है कि ऑब्जेक्ट को पोल और एफ के बीच में रखोगे ना तो इसका जो इमेज होगा ना दर्पण के पीछे बिहाइंड द मिरर बनता है। क्या बनता है, बिहाइंड द मिरर बनता है, और इसीलिए इसको हम इरेक्ट इमेज कहते हैं। और जब इरेक्ट इमेज होता है तो वर्चुअल होता है। इतनी बात समझ आ गया, ठीक है। अब आते हैं इसमें ऑप्शन देखते हैं। देखो ऑप्शन में क्या है, लेस देन 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, बिटवीन 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर, मोर देन। तो इसमें सबसे कम क्या है, क्योंकि यहाँ पे तो कम से कम डिस्टेंस है। देखो 10 आएगा तो मान के चलो F10 हो जाएगा, 10 और 20 के बीच में, जी नहीं ये तो बाहर है, मोर देन। तो आपका आंसर क्या होगा, ए होगा बच्चों, लेस देन 10 सेंटीमीटर होगा। क्यों, क्योंकि जितना कम डिस्टेंस होगा, क्योंकि डिस्टेंस ऑलवेज मेजर करते हैं बच्चों पोल से, है ना, तो पोल से जितना डिस्टेंस कम होगा ना वो इमेज जाकर के पीछे बनेगा। बात समझ में आया। तो देखो क्वेश्चंस को आपको घुमा के पूछा है, बट आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट अगर आपका क्लियर होता है ना तब आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे। कैसे भी घुमा के आप घूमने वाले नहीं हो, है कि नहीं। चलो क्लियर हुआ, ए इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। अब देखो कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस विल डाइवर्ट द रे ऑफ लाइट मोर। अच्छा, इसमें से कह रहा है कि कौन सा लेंस सबसे ज्यादा डाइवर्ट करता है, ठीक है ना। तो आपको यहां पे ध्यान देना होगा, ठीक है। ये देखो क्या है, डाइवर्ट दिया हुआ है, तो इसको डाइवर्ट कैसे करेगा ये आपको ध्यान देना। और कौन सा लेंस है, और उसमें भी कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा क्या होगा। तो आपको याद होगा बच्चों, है ना, आपको याद होगा कॉनकेव। कॉनकेव लेंस क्या करता है बच्चों, ज्यादा डाइवर्ट करता है इमेज को, DIVERSE डाइवर्ट करता है ना। तो ये बात आपको समझ देखिए, कौन सा कॉनकेव लेंस होगा। लेकिन यहां पे तो आपको लेंस दिया हुआ नहीं है ना, यहां पे तो लेंस नहीं दिया है ना। ये ध्यान रखना, कॉनकेव लेंस क्या करता है, इमेज को डाइवर्ट कर देता है, फैला देता है। और कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, इमेज को कन्वर्ज कर देता है। तो ये चीज तो क्लियर हो गया, ठीक है। अब आपको देखो यहां पे तो ऐसा दिया हुआ नहीं है, 2 डायोप्टर दे रखा है, 1 डायोप्टर दे रखा है, -0.4 डायोप्टर दे रखा है, -0.8 डायोप्टर दे रखा है, ठीक है। चलिए आगे की कंसेप्ट देखते हैं कि अगला कंसेप्ट इसके बाद क्या लगेगा। अब आपको ध्यान होगा कि कॉनकेव लेंस है ना, कॉनकेव लेंस का जो पावर होता है ना बच्चों, वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्या होता है, कॉनकेव का जो होता है, कॉनकेव लेंस का जो पावर होता है वो नेगेटिव होता है। रीजन क्या होता है, रीजन आप ये देख लेना कि इसका जो फोकस होता है बच्चों, फोकस भी नेगेटिव होता है। समझ में आया, कॉनकेव लेंस का जो पावर होता है वो नेगेटिव होता है, इसीलिए इसका फोकस भी नेगेटिव होता है, ठीक है। अच्छा, ये बात क्लियर हो गया। तो अब आप यहां तक समझ में आ गया, तो ये ऑप्शंस और ये ऑप्शन, ये दोनों ऑप्शन तो कैंसिल हो गया, ये दोनों तो होगा नहीं क्योंकि पावर नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव में यही दोनों आएगा। अब ये देखना है कि ये है ज्यादा या ये ज्यादा है, चेक तो यही करना है ना कि कौन सा ज्यादा है। तो चलिए हम पहले इनका एफ निकाल लेते हैं, है ना, इसका भी एफ निकालते हैं, इसका भी एफ निकाल देते हैं। तो ध्यान दो, इस केसेस में हम थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। देखो ए, हमने इसको ए पार्ट मान लेते हैं। तो आपको पता है कि पावर इक्वल्स टू क्या होता है, 1/f होता है जी। पावर इक्वल्स टू 1/f होता है ना लेंस का, ठीक है। तो f बराबर क्या लिखेंगे, 1/p लिखेंगे। अच्छा, अब यहां पे लिख देंगे 1, ठीक है। अब इसका वैल्यू लिखेंगे 0.4
ठीक है, और ये माइनस है, यहाँ पे हम माइनस लिख देंगे। इस पॉइंट को हटाओगे तो ऊपर 0 आ जाएगा, ये क्या निकल के आ जाएगा 10/4 आ जाएगा। अच्छा, अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड करो 2 से, ये 5 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। अच्छा, अब इसको डिवाइड करोगे तो क्या होगा 2.25 हो जाएगा, है ना। 2 दूनी 4, 1 बच जाएगा, 2 पंचे 10, 2.5 आएगा। मैंने 2 पॉइंट ज्यादा लिख दिया है ना। क्या होगा बच्चों यहाँ पे 2.5 होगा। एक मिनट, क्या होगा बच्चों यहाँ पे 2 जो है 5 आ जाएगा ना। डिवाइड करोगे तो क्या होगा 2.5 ही तो आएगा। 2 को करोगे तो 2 दूनी 4, ठीक है, 1 आ जाएगा, पॉइंट लगा दो, 5 2 पंचे 10, 2.5। और यहाँ पे कुछ ऐसा यूनिट है नहीं तो हम इसको चाहे तो मीटर लिख दो या फिर नहीं भी लिखोगे तो ऊपर भी कोई दिक्कत नहीं है, हम ये लिख देते हैं। ये हमारा f आ गया नेगेटिव का। देखो पावर नेगेटिव है तो f भी नेगेटिव आ गया ना जी। पावर अगर नेगेटिव है तो क्या होगा f भी नेगेटिव आ गया, ये -2.5 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब इसका निकालते हैं b पार्ट करके। b पार्ट में देखो क्या है, पावर इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है 1/f होता है, ठीक है। अच्छा, तो f बराबर क्या लिखेंगे 1/p लिखेंगे। तो p की वैल्यू क्या है -0.8 है। इस पॉइंट को हटाओगे तो ऊपर 10, यानी 10/1 में क्या हो जाएगा 8 आ जाएगा। बात समझ में आया, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे बच्चों, 5 हो गया और ये 4 हो गया। अब आप इसको डिवाइड करो तो क्या निकल के आ जाएगा। अच्छा, ऐसे चेक कर लो ना, 4 में अगर 5 में 4 से डिवाइड करोगे तो 1 तो लग ही जाएगा, आ जाएगा 1, ठीक है। फिर कटेगा नहीं, पॉइंट लगाओ 0, 4 दूनी 8 हो जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 0, 4 5 20, तो 125 आएगा। क्या आएगा -1.25 आएगा। अब आप देखो ध्यान से, हमने f निकाल लिया। अब आपको आसानी से आप समझ पाएंगे कि कौन ज्यादा है कौन कम है। क्लियर हुआ। अब देखो f यानी अब -2.5 है और ये क्या है -1.5 है, तो यानी D इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में है। देखो एक ही क्वेश्चन में आपको कितने कंसेप्ट देखने को मिला। पहला आपने क्या देखा कि कॉनकेव लेंस डाइवर्ट इमेज करता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने देखा कि पावर अगर नेगेटिव होता है तो फोकस भी नेगेटिव होता है, ये भी कंसेप्ट सीखा। और ये आपको पता है लेंस का क्षमता यानी पावर, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, इससे तो एक क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा, है ना। या वैसे पूछ ले या ऐसे घुमा करके पूछ ले, समझ रहे हो। तो पावर इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ होता है। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने सॉल्व किया, इसके अकॉर्डिंग सॉल्व किया, राइट। तो डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पार्ट, है ना। थोड़ा सा बच्चों आपको टाइम लग रहा होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में, हाँ अगर फील ले लोगे ना तो चुटकियों में सॉल्व कर लोगे, है कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखें क्या। अगला क्वेश्चन देखो क्या है हमारा, ये आ गया बच्चों, फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज। देखो प्लेन मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है, ये तो आप देखते ही एकदम उड़ा दोगे, है ना। जो हमारा प्लेन मिरर होता है बच्चों, ये मान लो हमारा प्लेन मिरर होता है ना, ये क्या होगा प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर का जो फोकल लेंथ होता है बच्चों इनफाइनाइट पे होता है। किस पे होता है, इनफाइनाइट पे होता है। तो ऑप्शन में है यस बी है, तो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब देखो कह रहा है द ह्यूमन आईज कैन फोकस ऑब्जेक्ट at different distances by adjusting the focal length of eye lens. This is due to, अच्छा इसमें क्या रहा है, जो फोकल लेंथ होता है ना, देखो यहाँ पे एक वर्ड दिया है एडजस्टिंग, है ना। एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ आईज लेंस, दिस इज ड्यू टू प्रेसबायोपिया होता है, अकोमोडेशन पावर होता है, नियर साइटेडनेस होता है या फार साइटेड। देखो ये तो हमारा डिफेक्ट है, पता है आपको, प्रेसबायोपिया हो गया, सो नियर साइटनेस ये भी आपको डिफेक्ट ही है, ये क्या है डिफेक्ट है। तो एडजस्टेड कौन करता है बच्चों, अकोमोडेशन पावर यानी सामंजन क्षमता होता है, जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने आईज को कम ज्यादा करके हम देखने की कैपेसिटी बना सकते हैं। किसी ऑब्जेक्ट को नियर वाले प्रॉब्लम है या दूर वाले या नजदीक की वस्तु देखना है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो अकोमोडेशन पावर है, सामंजन क्षमता है हमारे आईज का, वो आगे पीछे या बड़ा या छोटा हो जाता है। इसीलिए हम उसका जो फोकल लेंथ होता है ना एडजस्टेड कर लेते हैं, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा, वो अकोमोडेशन पावर से ही होता है, जिसको हम लोग हिंदी में सामंजन क्षमता बोलते हैं। बात क्लियर हुआ। तो बी इज द करेक्ट आंसर।
ओके नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट, देखो कह रहा है द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट विजन फॉर अ यंग एडल्ट विथ नॉर्मल विजन इज अबाउट। देखो किसी भी मतलब एडल्ट के लिए नॉर्मल विजन या किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए मिनिमम डिस्टेंस कितना होता है। तो देखो मिनिमम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं ना, लेकिन उस आइज को कोई डिफेक्ट नहीं होनी चाहिए, समझ रहे बात को। तो इसका जो आंसर होगा वो 25 सेंटीमीटर होगा। क्या होगा? 25 डिस्टेंस होगा, 25 सेंटीमीटर होगा। तो आप चाहो तो इसको लिख लो। अगर आपको कहता है ना कि मिनिमम डिस्टेंस, तो मिनिमम कितना होगा बच्चों? 25 सेंटीमीटर। और अगर आपको मैक्सिमम कह दे तो वैसे क्वेश्चन से पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम क्या होगा बच्चों? इनफाइनाइट होगा। मैक्सिमम क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। कम से कम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। इससे अगर आप कम करते हो ना तो इमेज आपको ब्लर्ड दिखेगा, धुंधला दिखेगा। और देखने के लिए जो वैसे अगर किसी लेटर को आप इनफाइनाइट पे रख दोगे वो तो वैसे भी क्लियर नहीं दिखेगा, है ना। फील समझ रहे हो ना। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है कि मिनिमम क्लियर इमेज देखने के लिए 25 सेंटीमीटर होता है। बात समझ में आ गया? आगे की बात करते हैं। वैसे ऑब्जेक्ट में इनफाइनाइट को भी आप बड़े ऑब्जेक्ट को देख सकते हो। ये नहीं कि जैसे ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रख दोगे तो कहां से देख पाओगे। जैसे सन है बच्चों, बड़ा कितनी बड़े हैं वो उसको हम देख पाते हैं, मून को हम लोग देख पाते हैं, स्टार को फील ले पाते हैं, छोटे छोटे टिमटिम मान। तो आप सोचोगे वहां पे हमने ए लिख दिया और ये पहचानेंगे, तो कैसे पहचानोगे? उतना बड़ा ऑब्जेक्ट भी तो होना चाहिए कि नहीं, समझ रहे हो ना। हाँ, तो आप ये याद रखना बस कि मिनिमम डिस्टेंस से पूछा तो मैक्सिमम कभी नहीं पूछा आज तक। आपको ये पूछा जाएगा मिनिमम डिस्टेंस क्या होता है, तो 25 सेंटीमीटर ध्यान रखना। क्लियर? चले। अच्छा हाँ, यही में कभी आपको डायप्टर में भी पूछा जा सकता है ना। ये तो हमने सेंटीमीटर लिखा है ना, कभी आपको डायप्टर में भी पूछा जा सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना। फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर है, डायप्टर में आपको पता है कन्वर्ट करना है, b = 1 में ऐप पे आप कन्वर्ट कर देना, 4 डायप्टर्स होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या है, द ह्यूमन आई फॉर द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स। तो जो ह्यूमन आईज होता है हमारा, है ना, वो इमेज कहां बनाता है? कॉर्निया पे बनाता है, आइरिस पे बनाता है, पुपिल्स पे बनाता है, या रेटिना पे बनाता है? अगर आपका एक आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में अपने नेम के साथ कमेंट कीजिए। राइट, चलो तो ये क्या है बच्चों? रेटिना होगा। रेटिना पे जो है ह्यूमन आइज की इमेज बनता है, ये आपको डेफिनेटली पता ही होगा। चलिए, और आपने कमेंट भी कर दिया होगा। अब देखो आपको न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस हैं। एन इलेक्ट्रिकल बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वॉट, ठीक है, when it is operate on 110 वोल्ट, ठीक है, the power consumes will be। अच्छा देखो, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है। क्या है? एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसका पोटेंशियल दे रखा है आपको 220 वोल्ट, ठीक है, और पावर जो दे रखा है वो आपको दे रखा है 100 वोल्ट, ठीक है। when it is operate, जब इस बल्ब को ऑपरेट किया जाता है 110 वोल्ट पे, तब इसका पावर कितना होगा ये आपको बताना है। तो पहले तो हमें इसका रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। चलिए हम सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। पहले हमें देखो पोटेंशियल कितना दे रखा है बच्चों? 220 वोल्ट दे रखा है, ठीक है, और पावर कितना दे रखा है आपको? 100 वॉट दे रखा है। तो इस केस में हमको रेजिस्टेंस चाहिए, रेजिस्टेंस इक्वल्स टू वोल्ट। तो देखो फॉर्मूला होता है पावर इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर अपॉन में क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। तो अगर हम रेजिस्टेंस को निकालें तो पावर के स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा? सॉरी, पोटेंशियल के स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा? पावर हो जाएगा। अच्छा, तो पोटेंशियल देखो कितना दे रखा है? 220 वोल्ट इंटू 220 हो जाएगा, और पावर कितना है? 100 वॉट। तो इस 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, तो इसको करोगे तो 484 रेजिस्टेंस आ जाएगा। यानी R आपको कितना आ गया? R जो है बच्चों, R क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है जी। तो R 484 ओम आ गया, ठीक है। नाउ अब क्या करना है? नाउ अगेन, अब यहां पे देखो पोटेंशियल कितना दे रखा है? 110 वोल्ट दे रखा है, और रेजिस्टेंस कितना दे रखा है? 484 ओम दे रखा है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे कह रहा है कि पावर आप बताइए, है ना। यहाँ पे कह रहा है ना द पावर कंज्यूम विल बी, तो कितना पावर कंज्यूम कर रहा है ये आपको दे रखा है। 100 वॉट दे रखा है,
75 वोल्ट दे रखा है, 50 वोल्ट दे रखा है और 25 वोल्ट दे रखा है। तो चलिए यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। तो पावर इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है पोटेंशियल के स्क्वायर अपॉन में रेजिस्टेंस होता है जी। तो पोटेंशियल कितना है 110 वोल्ट है, सॉरी 110 वोल्ट है ना बच्चों, वोल्ट नहीं होता इसका। ऐसा यूनिट क्या होता है बच्चों, इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है, वोल्ट होता है 110। और रेजिस्टेंस कितना है 484 आ गया, ठीक है। अब आप देखिए इनको अगर आप सॉल्व करते थे क्या आ जाएगा, 11 तो 121 है ना, और 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा दीजिए, अपन क्या आ गया 484। अब इस पर डिवाइड कीजिए तो 25 वॉट आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों 25 वॉट है ना। अच्छा तो 25 वॉट है, यस डी है बच्चों, तो डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये फॉर्मूले बच्चों आप अच्छे से याद कर लेना है ना। इलेक्ट्रिसिटी का ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इस पे एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली मिलेगा। हो सकता है कि वैल्यू चेंज हो बट क्वेश्चन जरूर रहेगा इस पे। ये जो है काफी वीवीआई टॉपिक है, आप चाहो तो इसको वीवीआई मान के चलो है ना, क्योंकि ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर, चलिए बढ़े। तो डी इज द करेक्ट आंसर। ओके नाउ द नेक्स्ट। अच्छा अब देखो क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द मिनिमम रेजिस्टेंस व्हिच कैन बी मेड यूजिंग 5 रेजिस्टर्स ईच ऑफ 1/5 ओम। क्लियर। अच्छा अब यहाँ पे जो है दिया हुआ बच्चों आपको कि मिनिमम रेजिस्टेंस, देखो मिनिमम रेजिस्टेंस कब होता है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस कब होता है, ये जब आप रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हो सीरीज या पैरेलल में। तो जब हम किसी भी रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो वहां पे जो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, ठीक है। और जब किसी रेजिस्टेंस को हम पैरेलल में करते हैं तो वो घट जाता है, यानी घट जाता है, डिक्रीज यानी मिनिमम हो जाता है। तो मिनिमम के लिए क्या होगा, पैरेलल होगा। मैक्सिमम के लिए क्या होगा, सीरीज होगा। तो यहां तो हमें मिनिमम की बात हो रही है। चलिए तो जब मिनिमम की बात हो रही है ना तो बच्चों इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, आप चाहे तो ध्यान से समझिए, राइट। ये देखो इसके लिए हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस इन पैरेलल का रेजिस्टेंस अपॉन में क्या होता है बच्चों n, ये हम निकालते हैं, ये इसकी ट्रिक्स है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे r आपको दिया हुआ है कितना 1/5 ओम दे रखा है और n आपको दे रखा है कि 5 है। तो अब यहाँ पे सिंपल रखिए, r की वैल्यू 1/5 और n की वैल्यू 5। अब इनको सॉल्व करेंगे तो 1/5 इंटू 1/5 तो कितना आ जाएगा 1/25 और ये ओम आ जाएगा। तो 1/25 ओम है, यस बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। तो आपको ये ध्यान होगा, ये मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया था। देखो रेजिस्टेंस इन सीरीज में क्या होता है बच्चों, R1 प्लस R2 होता है प्लस R3 एंड सो ऑन, है ना, ये चलता रहता है। रेजिस्टेंस इन पैरेलल की अगर मैं बात करूं तो 1/R1 होता है जी, और 1 क्या होता है R2 होता है और 1/R3 होता है ना। तो ये तो बच्चों कब होता है, जब रेजिस्टेंस वेरी करता है तब। समझ रहे बात को, जैसे मान लो एक रेजिस्टेंस 2 ओम है, एक 3 ओम है, एक 4 ओम है, तब इस केस में हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। अब अगर दूसरा स्पेशल केस देखिए, इन सभी को वीडियो अगर चाहिए तो बच्चों चैनल पे विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के चेकआउट कीजिए। आपको इसका मैंने सेपरेट लेक्चर बना रखा है जिससे कि आपको अच्छे से एकदम फील दिलाएगा, है ना। सो अब देखो अगर रेजिस्टेंस सीरीज में होता है, अब ध्यान रखना, जब रेजिस्टेंस सीरीज में होता है और सभी रेजिस्टेंस इक्वल होगा, ऑल रेजिस्टेंस जब इक्वल होता है ना बच्चों, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है n इंटू आर। ये आप ध्यान रखना, क्या होता है n इंटू आर। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होगा तो n इंटू आर आप लिखेंगे, कब, जब ऑल रेजिस्टेंस सेम होता है ना। इसी क्वेश्चन में आपको रिपीट करवा रहा हूं सारी बातें को, है ना। दूसरा अगर पैरेलल में होता है तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल, तो R अपॉन में क्या होता है बच्चों n, जो अभी हमने यूज किया। क्यों यूज किया ये फॉर्मूला, क्योंकि 5 तो रेजिस्टेंस है और सभी रेजिस्टेंस इक्वल है, पांचों रेजिस्टेंस है, 5 रेजिस्टेंस है, सभी इक्वल डिस्टेंस का 1/5, इसीलिए हमने ये फॉर्मूले का यूज किया। और ये फॉर्मूले कोई बच्चे करते ही नहीं है, सिंपल वो बच्चे ये फॉर्मूला रट के जाते हैं, ये फॉर्मूले याद करके जाते हैं। और यहाँ पे देख रहे हैं कितने इजी फॉर्मूले, इसमें 1/5 लिखो, 1/5 लिखो, सॉल्व करते करते पता नहीं आपको आधे घंटा एक ही क्वेश्चन में लग जाएगा और आप कर नहीं पाओगे। तो इसीलिए आपको इस फॉर्मूले को अच्छे से प्रैक्टिस करनी चाहिए। चलिए बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो कह रहा है
टू बल्ब हैव द फॉलोइंग रेटिंग, दो बल्ब है जिसका रेटिंग आपको दिया जा रहा है, देखो 40 वॉट दिया जा रहा है, 220 वॉट दिया जा रहा है, ठीक है। सेकंड में 20 वॉट है और 110 वोल्ट दे रखा है, ठीक है। रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का रेशियो पूछा जा रहा है, तो ये भी अभी मैंने आपको इस तरह की क्वेश्चन आपको बताया ही था। चलिए फर्स्ट पार्ट को हम पहले देख लेते हैं कि क्या होता है, रेजिस्टेंस का हमें रेशियो निकाल के दिखाना है। तो पहले आपको जो है पावर दे रखा है बच्चों 40 वॉट, ठीक है। वोल्टेज दे रखा है आपको 220, ठीक है, और रेजिस्टेंस आपको निकालना है, ठीक है। तो अभी हमने आपको फॉर्मूला दिखाया था, है ना, पावर रेजिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होगा, पोटेंशियल प्लस पर अपन में क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा। अच्छा, तो पोटेंशियल कितना है 220 वोल्ट है, 220 इंटू 220 हो जाएगा, ठीक है। पावर कितना है हमारे पास 40 वॉट है, तो इससे इसको कैंसिल कर दो। अच्छा, इससे इसको डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, ठीक है, 2 से, और इसको भी 2 से कर दो, है ना, तो ये आ जाएगा। यानी हमारा क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है बच्चों, इसको हमने 2 से किया ना और फिर इसको भी 2 से कर दिया ना, तो ये हो जाएगा 11, राइट, और ये 0 इंटू क्या हो जाएगा 11, ठीक है। 110 इंटू क्या हो जाएगा 11। अच्छा, अब इनको सॉल्व कीजिए तो कितना आ जाएगा, ठीक है, 11 सही है, 0 से हमने इस 0 को कैंसिल कर दिया, बच गया 4, 2 से काट दिया इसको तो ये 2 आ गया, ठीक है, और ये हो जाएगा 11, फिर इसको हमने 2 से काटा तो 110 आ गया, ठीक है। 11 है 121 ये आ जाएगा, ठीक है। ये इतना क्या हो गया बच्चों हमारा रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है। ये रेजिस्टेंस आ गया 1210 ओम आ गया, क्लियर। अच्छा, अब सेकंड पार्ट को देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में देखिए हमारे पास क्या है, पावर दे रखा है 20 वॉट और वोल्टेज कितना दे रखा है 110 वोल्ट, 110 वोल्ट दे रखा है। तो रेजिस्टेंस निकालना है, तो पोटेंशियल के स्क्वायर अपन में क्या होता है पावर होता है, तो पोटेंशियल 110 वोल्ट है, 110 इंटू क्या हो जाएगा बच्चों 20, ठीक है, अपॉन 20 होगा ना, इंटू नहीं अपॉन 20, तो इस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब आप इनको सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा 1 to 1 और 0 अपॉन में क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया हमारा वैल्यू, ये हो गया आपका रेजिस्टेंस, ठीक है। इसको हम लोग 2 रेजिस्टेंस बोल देते हैं, ये ओम आ गया, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन पे, एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। रेजिस्टेंस हमने फाइंड आउट कर लिया, अब समझिए। 2 बल्ब हैव फॉलोइंग रेटिंग, 2 बल्ब है जिसका अलग अलग रेटिंग दिया हुआ है, पावर दे रखा है आपको 40 वॉट और वोल्टेज दे रखा है 220, ठीक है। तो इसका रेजिस्टेंस निकालना है, जो मैंने यहाँ पे R1 इसको कर दीजिए, ठीक है। दूसरा में देखिए पावर कितना दे रखा है 220 वोल्ट है और जो पोटेंशियल है वो 110 वोल्ट दे रखा है, ठीक है। रेटिंग ऑफ देयर रेजिस्टेंस, अच्छा इस रेजिस्टेंस का रेशियो निकालना है, तो अब आप चलिए रेजिस्टेंस का रेशियो निकाल लेते हैं। तो R1 अपॉन क्या लिख देंगे R2 लिखेंगे, R1 अपॉन क्या लिखेंगे R2 लिख देते हैं, ठीक है। तो R1 की वैल्यू क्या है 1210 ओम, ठीक है, और R2 की वैल्यू 1210 अपॉन में 2 है, तो देखो ये वाला पार्ट इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2/1 आ जाएगा, तो यानी हमारा 2:1 जो है ये रिजल्ट आ जाएगा, क्या होगा 2:1, दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन में है यस बी है बच्चों, तो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पार्ट। तो क्वेश्चंस के फील लेना है, ये नहीं कि एकदम तुक्के मार देना है, जय माता दी नहीं करने हैं बच्चों। क्वेश्चंस को अच्छे से पहले पढ़िए, फिर उनको आप सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के बाद आपको पता चलेगा कि क्या रिजल्ट आ रहा है, देन आप उसको क्लिक कीजिए, देन उनको आप टिक कीजिए, क्लियर। ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, ये नहीं कि डायरेक्ट सॉल्व कर देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, द डिवाइस यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिकल करंट इज कॉल्ड, ये इसमें से कौन सा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल करंट को प्रोड्यूस करता है, जनरेटर है, गैल्वेनोमीटर्स है, एमीटर्स है, या मोटर है। तो देखो बच्चों वैसे तो आंसर जनरेटर ही है। जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। क्या काम है जनरेटर का, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। अच्छा एमीटर का सर क्या काम है, एमीटर बच्चों एक तरह का जो है डिवाइस है जिसे हम करंट के डिफ्लेक्शन को चेक करते हैं।
करते हैं गैल्वेनोमीटर से, ठीक है। करंट एमीटर भी एक तरह का डिवाइस ही है जिसे हम करंट के लिए यूज करते हैं। अच्छा, उसके बाद मोटर। देखो मोटर क्या करता है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड मोटर। तो मोटर समझ में आ गया, जनरेटर समझ में आ गया। जनरेटर को उल्टा क्या होता है, जनरेटर क्या होगा, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, इसीलिए ये हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो कह रहा है एट व्हाट टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट। तो करंट इन सर्किट्स क्या होगा, देखो आपको ऑप्शन दे रखे हैं रिड्यूस सबस्टेंटली, डज नॉट चेंज, या इंक्रीज हेवनली, या वेरी कंटिन्यूअसली। तो देखो शॉर्ट सर्किट की अगर मैं बात करूं बच्चों तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपको वैसे 2 मार्क्स में भी पूछे जा सकते हैं, 3 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में तो मैंने अभी करवा ही रहा हूं आपको। चलिए पहले मैं आपको शॉर्ट सर्किट समझाता हूं। मैं एक सर्किट बना लेता हूं पहले। ये देखो बच्चों मैंने एक सर्किट बना लिया, ये हमने एक में रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है। ये हमने रेजिस्टेंस लगा दी, यहाँ पे हमने एक बैटरी लगा दी, ठीक है। अब देखो ये नेगेटिव पोल है, ये पॉजिटिव है, तो यहां से करंट जाना स्टार्ट हुआ। ये हमारा रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। जब सीरीज में होता है तो आपको पता है कि इसका पोटेंशियल्स, यानी सीरीज में होगा तो पोटेंशियल्स क्या होगा, इसका सेम होगा, है ना। पोटेंशियल्स तो सेम ही है जी। तो जब पोटेंशियल सेम होता है तो ओम्स के लॉ से आपको पता है, ओम्स लॉ, है ना। ओम्स लॉ से आपको पता है V इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर होता है जी। V इक्वल्स टू आई आर होता है, बात समझ में आता है जी, ठीक है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे कुछ करंट यूज हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे कुछ करंट यूज हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे कंडक्टिंग वायर लगा देते हैं, यहाँ पे देखो हमने कंडक्टिंग वायर लगा दिया, तो कंडक्टिंग वायर लगाने का मतलब क्या होता है, इसमें रेजिस्टेंस क्या होगा, जीरो होगा। रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं होगा, जीरो होगा। तो देखो यहाँ पे अब कुछ करंट यूज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ उसको ऑब्स्टेकल नहीं होगा, रुकावट नहीं होगा। ये करंट ऐसे जाएगा और ऐसे आ जाएगा, और जैसे इसमें आएगा ये कनेक्ट हो जाएगा ना बच्चों, तो यहाँ पे क्या होगा, एक शॉर्ट सर्किट फील आएगा। शॉर्ट सर्किट होगा क्योंकि यहाँ पे करंट तो ऑब्वियसली ज्यादा हो जाएगा ना। कुछ करंट तो यहाँ पे यूज हो रहा था, बट यहाँ पे अभी तो यूज हो नहीं रहा, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करेगा, ये इधर से आ रहा है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, करंट ज्यादा हो जाएगा। और जब करंट ज्यादा हो जाता है ना बच्चों, तो क्या होगा, जो एप्लीकेंस होता है वो हीट हो जाता है, और जब हीट हो जाता है तो वहां पे शॉर्ट सर्किट जैसे हो जाता है। बात समझ आया। तो ये शॉर्ट सर्किट होगा, और जब शॉर्ट सर्किट होगा तो करंट क्या होता है ना बच्चों, आप ध्यान रखना, करंट हेवनली इंक्रीज कर जाता है। करंट बहुत तेजी से बढ़ता है जब शॉर्ट सर्किट होता है, समझ लो। तो आपका आंसर क्या होगा, ये समझ में आया, इंक्रीज हो जाएगा, है ना। आपको इतनी बातें नहीं करनी पेपर में, आपको सीधा इंक्रीज करना। मैं आपको एक फील दिलाने के लिए कर रहा था, है ना, कि अगर इस तरह शॉर्ट सर्किट होगा, मान लो और भी कहीं रजिस्टर लगा होगा तो उसमें करंट जाएगा ना, इधर से करंट तेजी से भागेगा, और जब तेजी से आएगा तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, है ना। तो इसी वजह से ये हेवनली इंक्रीज कर जाएगा, मतलब काफी तेजी से बढ़ेगा, बढ़ जाएगा, आप ऐसे समझिए। क्लियर हुआ। चल अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या है, द मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम अ लॉन्ग वायर carrying current I is 0.4 Tesla. The value of magnetic field at the distance 2r is 0.2 Tesla, 0.1 Tesla, 0.15 Tesla या 1 Tesla आएगा। क्या आएगा इसका आंसर, आपको बताना है। तो देखो इसके लिए एक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि देखो मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स टू क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, यानी डिस्टेंस मान लीजिए, ठीक है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है 1/r का इतना होता है, ठीक है। तो एक कह रहा है कि करंट कैरिंग वायर है, मान लो ये वायर है, इससे हम r डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों वो दे रखा है 0.4 टेस्ला दिया हुआ, ठीक है। अब इसी डिस्टेंस को जब हम डबल कर देंगे, है ना, यहां आ रहा है, फिर इस डिस्टेंस को हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 2r कर देते हैं, तो इस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, है ना, इस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा आपको बताना है। तो देखो आप यहां से इस फॉर्मूला में आइए, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r होता है।
जब आर को बढ़ाओगे, जब आर यानी डिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, डिक्रीज करेगा। आप ये ध्यान रखना, जब मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, डिक्रीज करेगा ना बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करेगा तो उसका जो डिस्टेंस है ना वो इंक्रीज करेगा। मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करेगा तो इसका इंक्रीज करेगा, और जब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा तो जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज करेगा। आप ये ध्यान रखना है ना, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। तो अब यहां पे देखिए डिस्टेंस पहले r था, अब डिस्टेंस डबल r हो गया। पहले 0.4 था तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, सिंपल है, कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत ही नहीं है, 2 टेस्ला हो जाएगा, है ना, 0.2 टेस्ला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये अगर डिस्टेंस बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर जाएगा। ये तो हमें पता, अगर r हमारा बढ़ रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है, तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, 0.2 आ जाएगा, क्योंकि ये 2 बढ़ रहा है तो ये 2 घट जाएगा, है ना। डेसिमल में डिवाइड करोगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। आप चाहे इसको कैलकुलेशन करके भी दिखा देता हूं मैं आपको, देख लो। इसका कैलकुलेशन करोगे ना तो b2 इक्वल्स टू क्या होता है, b1 अपन में 2 आ जाएगा, है ना। तो सिंपल 0.4 बाय क्या कर दो 2, डिवाइड करोगे 0.2, और मैग्नेटिक फील्ड का जैसा यूनिट होता है वो टेस्ला होता है, 0.2 टेस्ला आ जाएगा। इस फॉर्मूले को हेल्प से हमने ये बना लिया, ठीक है। ऑप्शन देखो है यस, क्या है बच्चों, ए इज द करेक्ट आंसर। 0.2 टेस्ला क्या होगा, इसका आंसर होगा। आप इसको ध्यान से याद करना, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, मैग्नेटिक फील्ड का जो ऐसा यूनिट होता है ना बच्चों, वो क्या होता है, टेस्ला होता है। मैग्नेटिक फील्ड का सीजीएस यूनिट क्या होता है, ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताएंगे। क्लियर? अगर आपको पता है तो, नहीं पता है तो फिर भी आप इसको अच्छे से याद कर लेना, फिर कमेंट करके मुझे बताना। वैसे इसका बच्चों मैं बता ही देता हूं, गॉस होता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते क्या। अच्छा, इसी के साथ बच्चों इस लेक्चर में इतने ही क्वेश्चंस लिए जा रहे थे फिजिक्स का। तो आई होप ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। और बच्चों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। राइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।